लो, फिर आ गए हम लोग, है ना। हम लोग आज का जो क्लास है शुरू करेंगे हम लोग यजुर्वेद से। हम लोग कल कुछ इंफॉर्मेशन, कल कुछ बातें जो है सामवेद पर हम लोगों ने किया था, है ना। आज की जो क्लास है हम लोग ना शुरू करेंगे धर्म की शुरुआत से। वास्तव में जो धर्म के पीछे, मैं बार बार इस पे कहूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें बुजुर्गों ने कह दिया है, तीन चार चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं। क्लास ये देखिए, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हमें इस पर डिस्कस करना आवश्यक है। जैसे धर्म के ना मेरे हिसाब से दो आधार हैं बेसिकली, क्यों कर आदमी धर्म मानता है। एक तो होती है लालच, लालच। दूसरा होता है डर। लालच ये होती है कि भगवान मुझे आईएएस बना दो, मैं तुम्हें 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। भगवान मुझे पीसीएस बना दो, मैं तुम्हें 2.5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। सब रेट फिक्स है। भगवान मुझे एसएससी में सिलेक्शन दिला दो, मैं तुम्हें 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। भगवान मुझे किसी वनडे एग्जाम में सिलेक्शन दिला दो, मैं तुम्हें जो है 1 केजी लड्डू चढ़ाऊंगा। डर किस बात का है? भगवान, मैंने अगर किसी अन्य कबीले के व्यक्ति से किसी तरीके से मेरे संबंध हो गए तो तुम मुझे नरक में तो नहीं डाल दोगे। मेरी अभी जो मौजूदा जिंदगी चल रही है उसमें तुम कोई दखल अंदाजी तो नहीं दे दोगे, है ना। डर तो कई तरह से भी है। जैसे एक तो ऊपर वाले से डर आपको है ना। दूसरा लोगों से भी डर है, उस डर से आप अपनी बात को नहीं रख पाते। ऊपर वाले से या नीचे वाले से किसी से डरने की कोई आवश्यकता तब तक नहीं है जब तक आप सही हैं। और सही की सिर्फ एक ही कसौटी है, सही की सिर्फ एक ही कसौटी है कि आप खुद से एक बार शांत होकर पूछिए कि आप सही हैं कि गलत, फिर आपको पता चल रहा है। तो जो धर्म का प्रमुख चीज है, मैंने कहा कि लालच है और डर, ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स हैं, है ना। आपका बिल्कुल फिक्स है सारी चीजें। सिंपल सी चीज मुझे नहीं समझ आती कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हमें जब कहीं भेजते हैं तो पूरी व्यवस्था के साथ भेजते हैं कि भैया तुम जा रहे हो, रास्ते के जो सफर के दौरान तुम्हें जिन बेसिक चीजों की जरूरत है वो तुम्हारे लिए मैं देता हूँ। तो भला ईश्वर 60-70 साल की जिंदगी, हालांकि वो तो 100 साल की जिंदगी देता है कम से कम, लेकिन हम लोग इतने भोंचू हो गए हैं कि 100 छोड़ो, ठीक ठीक 60 साल भी नहीं गुजार पाते। वो पूरी व्यवस्था करके भेजता है। जैसे मैं अभी आजकल कई सारी बुक्स पढ़ रहा हूँ तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि उसमें साइंटिफिक बुक्स हैं। मैं नाम भी कुछ कुछ बताता चलूंगा। आप जैसे हरारी की सेपियंस एक बुक है, उसको आप पढ़ेंगे, माइंड पूरे कैसे कैसे ओरिजिन हुआ है ह्यूमन बीइंग का। उन्होंने भी बकायदा उसमें लिख रखा है कि जो बॉडी है ना, ये बॉडी का जो मूल नेचर है ये बीमार होना है ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम बीमार होते हैं, है ना। असंभव सी चीज लगने वाली जो होती है उसे भी हम बड़े आसानी से गेन कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये गेम ऑफ द माइंड है। अंबानी अडानी जो भी लोग हैं ना, ये कहीं कुछ लेकर वहां से नहीं आए, गेम ऑफ माइंड है। उनकी सोच उस तरह से है। हमारी मैक्सिमम, आप कभी एक छोटा सा काम देखिएगा, 24 घंटे में आप सर्वाधिक रूप से किन किन चीजों पे सोचते हैं। मैं बताता हूँ। आप जो है अमीर या लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर लाइफ के बारे में ना हमेशा नहीं सोचते। यह आप सिर्फ 20 से 25 मिनट मैक्सिमम सोचते होंगे, 20 से 25 मिनट, वो भी बहुत सीरियस होकर नहीं। बस ऐसे एक बार आया कि मुझे अमीर बनना है, मुझे परीक्षा में टॉप करना है, या मुझे किसी भी हाल में बस एक नौकरी चाहिए, इतना आप सोचते हैं। बाकी लाइफ में आप क्या सोचते हैं कि आपका क्लासमेट क्या कर रहा है,
आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोसी अच्छा कर रहा है तो क्यों अच्छा कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लासमेट फर्स्ट क्यों आ रहा है, उसे भी गधा बने रहना चाहिए। इस तरह की बकवास की चीजों में आपका माइंड ज्यादा काम करता है, तो वो माइंड को पता चल जाता है। एक बात और क्लियर कर दूं कि माइंड को ना सही और गलत का कोई अंदाजा नहीं होता, सही और गलत का। अब आप यहाँ गलत मत समझिए, जैसे मैं कह रहा हूँ सही और गलत मतलब इन सेंस कि ये जो हमारे चीज सामने जो चीज हो रही है वो सही है, मतलब असली है या नकली। इसे ऐसे ही कहना ठीक रहेगा कि असली अथवा नकली, 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 है ना, झूठ या सच, ऐसा कह सकते हैं इसे। तो माइंड को झूठ और सच में बहुत अंतर नहीं समझ आता, ये भी सही है, झूठ और सच, झूठ एवं सच, सच कैसे, झूठ और सच में अंतर से कैसे नहीं समझ में आता। आप जब कोई मूवी देख रहे होते हैं तो उस मूवी देखने के दौरान आपको आपको एक ऐसा सीन हो जाता है जिससे ही एक्टर और एक्ट्रेस दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, तो उसके साथ साथ आप भी बहुत खुश हो जाते हैं। और उसी क्रम में आप देखेंगे कि जब कभी कोई एक्ट्रेस या एक्टर किसी एक्सीडेंट में उनको बहुत ज्यादा पेन होता है तो आप भी बहुत दुखी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, जब उसमें कुछ ऐसे सीन दिखाई पड़ते हैं जो आपको पसंद नहीं है, समाज के द्वारा जो बनाया गया है स्ट्रक्चर, उस पे वो फिट नहीं बैठता तो आप बहुत ज्यादा परेशान, कई बारी तो आप रोने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप भगत सिंह की फांसी को देखकर बहुत प्रभावित, बहुत दुखी हो जाते हैं, जबकि आपको पता है कितनी बार बहुत पहले 1931 के अंदर भगत सिंह को फांसी हो गई होती है, और आप आज 2024-25 में देख रहे हैं और फिर भी आप देखते हुए इतना दुखी हो जाते हैं कि आप रोने लग जाते हैं, जबकि आपको पता है कि मूवी चल रही है, उनसे सीन देख। तो वही होता है हमारे माइंड का गेम। हम असली तो अगर इसे कैसे, अगर हम नकली चीज को ही इसे असली असली बताने लग जाएं तो यह उसी दिशा में बढ़ने लग जाता है। तो जैसे हम, हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि जैसे गरीब, मेरे दिमाग में बहुत पहले एक चीज रहता था कि आम आदमी गरीब क्यों है। गरीब इसलिए है क्योंकि वो मान लिया है कि ये ईश्वर के द्वारा दिया गया श्राप है, इसलिए हम गरीब हैं। अब हमारा माइंड इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हम गरीब किसी और कारण से नहीं है, हम श्रम नहीं कर रहे हैं इसलिए गरीब हैं, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हमें हमारी सोच उस लेवल की नहीं है। या मेहनत भी आप कर रहे हैं ना तो अमीरी गरीबी से निकलने वाली मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि आपका जीवन किसी तरीके से आप चल चल जाए, जीवन यापन की। जैसे अब आप क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे, मजदूरी करेंगे, अरे भाई आप 12 घंटा 14 घंटा तो वैसे ही बर्बाद कर रहे हैं ना, लड़ रहे हैं आप, फिर भी आपके जो आवश्यक चीजें हैं वो भी पूरी नहीं हो रही है, तो भी आप फिर क्या करना चाहिए, वस्तुतः हमें क्या करना चाहिए। तो ये पहली बात तो हमें डिलीट मारना चाहिए ये चीज कि किसी गरीबी अथवा अमीरी पे ईश्वर जिम्मेदार नहीं है, वो आप खुद जिम्मेदार है ना। आपको ये समझना होगा कि क्योंकि जिस जिस जितने भी दुनिया में अमीर व्यक्ति हैं उनके पास चार हाथ तो है नहीं, चार पैर भी नहीं है, चार आंखें भी नहीं है, जितना आपके माइंड का वेट है उतना ही उनके माइंड का वेट है। हो सकता है कि कुछ परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, उनकी 30 हैं, आपकी 11 है, हो सकता है। मैं समझ सकता हूं कि आपको हो सकता है एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन तक पहुंचने में हो सकता है वक्त लग जाए, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अगर शुरुआत करते हैं तो आप अपने जीवन का तो प्रारंभ बेहतरीन तरीके से कर ही पाएंगे, बल्कि जो आपकी जनरेशन होगी उसे भी आप बेहतर लाइफ दे पाएंगे, तब जब इस सोच को आप चेंज करें कि हम गरीबी का जो प्रमुख कारण है ईश्वर नहीं है ना। एक एक और तरीका आपको बताता हूँ। जैसे जब आप बचपन, पता नहीं शहर वाले जानते होंगे कि नहीं, खैर नहीं जानते होंगे तो शहर वालों का भी एक एग्जाम्पल हम झोंक देंगे। गांव में जैसे क्या होता था कि ना, जैसे मान लो मैं गांव में पैदा हुआ तो मैं गांव का एग्जांपल पहले दूंगा। जैसे कि गांव में कोई एक म्यूजिकल कंस्ट्रक्ट, मतलब कोई बढ़िया जैसे नौटंकी, है ना, बिरहा गायन और ऑर्केस्ट्रा या कोई नाच टाइप कोई चीज, अगर मनोरंजन की कोई चीज चल रही हो
और आपको पता चल जाए कि, हालांकि अब आज चूंकि मोबाइल इतना ज्यादा हो गया है कि लाइव भी कई लोग प्रसारण कर दे रहे हैं, अगर लाइव नहीं है लेकिन बहुत वो आपके पसंद की चीज आ गई, आपने सुन लिया और उसकी दूरी 5 किलोमीटर हो, आपके पास बाइक ना हो, तो आपका माइंड ना, अब मान लीजिए आप हो गए चिंटू लाल, है ना, चिंटू लाल। अब ये चिंटू लाल क्या करेंगे, चिंटू लाल क्या करेंगे, पूरा क्लास इसी पे हो जाएगा, क्या लग रहा है आपसे। चिंटू लाल शुरुआत करेंगे, पिंटू लाल से मिलेंगे, भैया पिंटू लाल, लंपूपुर में हमें चलना है, वहां पे एक ड्रामा है, देखने चलेंगे। 3 महीने पहले से मुलाकात इनसे चिंटू लाल और पिंटू लाल में बात नहीं हो रही थी, फिर भी यहाँ जाएंगे। अब पहले बड़े संकोच में, लेकिन जाएंगे। अब इनको पता है कि यही ले जा सकते हैं इनको। गए, हाथ पैर पड़े, जो करना है वो सब कुछ करेंगे और इनको लेके जाएंगे वो, ठीक है। मैं कह रहा हूं सिर्फ इतना सा कि आप छोटे से काम के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, सच में कह रहा हूं कि इस दुनिया में जो भी चीज है वो मनोरंजक ही है, बस उसे आप मनोरंजन की तरह नहीं लेते। जब आप काम को काम की तरह आप देखते हैं तो फिर मजा नहीं आता, आप बस सीखने की प्रक्रिया में रहिए। बर्ट शायद बर्टन बिटल ब्रस बर्टन करके एक है फिलोसफर, उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि माइंड एक्चुअली मजा उसे तब आता है जब वो प्रोसेस में होता है, गोल पे नहीं। लक्ष्य मतलब आप लक्ष्य पे पहुंच गए, बात खत्म, खत्म। लेकिन जब आप प्रोसेस में होते हैं तो आपको बहुत मजा आता है। तो आप प्रोसेसिंग के टाइम में ना सिर्फ प्रोसेस पे कंसंट्रेट करें, मतलब आप जब काम कर रहे हैं तो काम का मजा लीजिए, काम का परिणाम क्या होगा उसके बारे में जब भी आप सोचेंगे दुखी हो जाएंगे। क्यों दुखी होने के पीछे क्या, कि कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, इस बात पे नहीं। ये कि हम मजे आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है कि मैं सीख रहा हूँ, ये जो सीखने की परंपरा, इसलिए हर दिन सीखिए, हमेशा सीखिए, हर वक्त सीखिए। जब आप सीखने पे रहते हैं तो आप खुश होते हैं, जब आप सिखाने पे आते हैं तो हो सकता है थोड़ी परेशानी हो। तो सीखना है, जिस भी प्रोसेस में आप हो बस उसे सीखें। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ये चीज फील करना चाहिए कि मैं और कैसे बेहतर आपको समझा सकूं, मैं और कैसे बेहतर आपको बता सकूं, है ना। अगर ये प्रोसेस रहेगा मेरा इंटेंशन, तो यहाँ पे एक बात और क्लियर, जब आप देने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप, मैं समझा रहे कि मतलब कि मेरे पास जो भी कुछ है मैं आपको कैसे दे सकूं, तो सबसे बड़ी बात यह भी है। देने से एक बात और है कि जब आप देने वाली चीज, अब देखिए, अब यहाँ पे ये एक भाई साहब गए, इनसे मदद मांगे और इन्होंने इनकी मदद कर दी, तो इनको तो खुशी हो ही रही है, इनको भी खुशी हो रही है। अब ये दे रहे हैं और ये ले रहे हैं, इन्हें पूरे जीवन काल खुशी रहेगी कि मैंने एक टाइम में आए, 10 बजे रात में आया सडन और मैंने इनकी हेल्प करी, मैंने इनकी सहायता करी, और ये फिर ये भी खुश और ये भी खुश, है ना। तो इसको बताने के पीछे क्या था कि हमें, हमारा जो गोल है होना चाहिए, कुछ एक गोल होना चाहिए। अब बड़ा सा गोल हो जिसके हम उसके करीब करीब पहुंचते हैं, और मुझे पता है कि जब आप प्रोसेसिंग करते रहते हैं ना तो आप बेहतर करेंगे। लक्ष्य बड़ा बनाइए, लक्ष्य बड़ा बनाने का मतलब ये नहीं होता है, जैसे आमतौर पे का लक्ष्य इतना बड़ा बनाइए कि आप पूरी जिंदगी आनंदित रहें, उस प्रोसेस में आप लगे रहें, निश्चित तौर पे आप। तो लक्ष्य बड़ा होने का मतलब यही होता है। लक्ष्य बड़ा मतलब ये नहीं होता कि जैसे मैं जिस गांव से हूँ वहां से मैं जिस जिले के हूँ उस जिले में पहुंच जाऊं, उस जिले के मुख्यालय में पहुंच जाऊं, तो इतना ही गोल नहीं, बल्कि और बड़ा हो कि इलाहाबाद से मैं दिल्ली आ जाऊं, है ना, दिल्ली पे राज्य करूं, ऐसा वाला एक अगर गोल है तो जो उसकी प्रोसेसिंग होगी उसके अंदर बड़ी बड़े मजेदार चीजें आने वाली है। खैर, ये 10 मिनट यार इधर ही चला गया। खैर, अब हम लोग बात करेंगे यजुर्वेद पे। कल हम लोगों ने बात किया था सामवेद के बारे में। सामवेद, यजुर्वेद के बारे में हम लोग कुछ बहुत सारी बातें करनी थी, जैसे कि चेक करना पड़ता है भाई, जैसा कि हम लोग सामवेद में अध्ययन किए थे
हालांकि मैं एक चीज बताया था आप लोगों को कि सामवेद में 1549 मंत्र हैं। कई कई जगहों पे लगभग 1800 के आसपास भी आ, बात मिलेगी आपको कि 1849 या कुछ ऐसा। तो उसके मंत्रों पर बहुत जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह की बात करी है। बस अब जैसे कि मैं पढ़ रहा था कल कि कहीं एक जगहों पे ऐसा है कि 99 ऐसे मंत्र हैं जो अपने उसके खुद के हैं, और कई जगहों पे मिला के 75 अपने ऐसे मंत्र उसके खुद के हैं, बाकी के सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो इस पे बिल्कुल नहीं जाने की जरूरत है कि कहाँ पे कितने मंत्र हैं, है ना। बेसिकली हमें बस एक ही चीज, वो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद पे का ज्यादा कंसंट्रेट करना है कि कितनी वहां पे कहाँ कहाँ, क्योंकि बाद में बहुत सारी चीजें ऐड करी गई, तो अलग अलग समय में अलग अलग चीजें अलग अलग लेखन में इस पे बहुत सारी टीकाएं लिखी गई है। सचमुच कह रहा हूँ कि जब आप न्यूट्रल होके वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, संहिताएं एवं जो वेदांग हैं और वेदांत हैं, उन सब का अगर हम अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पे ना बहुत बेहतर चीजें निकलती हैं वहां से, बहुत बेहतर चीज। लेकिन अगर हम बायस हो कि नहीं मैं तो लेफ्टिस्ट हूँ, इसलिए मुझे उसके अंदर जो बुराइयां हैं सिर्फ वही देखना है, या मैं दक्षिणपंथी हूँ तो उसके अंदर जितनी सारी अच्छाइयां हैं सिर्फ वही देखना है, यह बेसिकली एक विधानात्मक ग्रंथ है। इसमें बहुत ऐसी चीजें, कई तो ऐसी बातें लिख रही होती हैं कि वो लिखी गई हैं जिसके अंदर उस तरह का जो स्ट्रक्चर था समाज का वो कैसा था, किस तरह से समाज जी रहा होता था, वो कैसा था, क्या उनके लिए रूल थे, क्या रेगुलेशन थे, क्या उनकी दैनिक दिनचर्या थी। तो इस हिसाब से वो सारी की सारी चीजें समय समय पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से व्याख्या किया है। और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि अगर आप उसे ठीक से अध्ययन उसका करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत बेहतरीन चीज, बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन वहां से मिलने वाली है। तो न सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए, न ही सिर्फ बड़ाई के लिए किसी भी चीज का अध्ययन करना चाहिए, बल्कि एक एक स्वस्थ माइंड के साथ, एक स्वस्थ मस्तिष्क के साथ, स्वस्थ विचार के साथ उसका अध्ययन करें और उससे आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक है। इसी क्रम में आज हम लोग यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद के बारे में पूजा पाठ, पूजा पाठ, कर्मकांड, कर्मकांड, कर्मकांड इत्यादि और एवं यज्ञों के बारे में। यज्ञ, यज्ञ जानते हैं ना? यज्ञ काहे नहीं जानोगे भाई, बचपन से यश यज्ञ पढ़ रहे हो, हिंदी मीडियम वाले तो कुछ ज्यादा ही जानते होंगे, है ना। यज्ञ, यज्ञ, पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ इत्यादि के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। अब इससे संबंधित जो मंत्र होंगे वो कहाँ होंगे? यजुर्वेद में। और जैसे कि हम लोग बात करे थे कि ऋग्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले लोग थे उनको होत्र या होता कहा जाता था। सामवेद के मंत्रों का जो उच्चारण करने वाले होते थे उनको उद्गाता कहा जाता था, है ना। अब यजुर्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं? अध्वर्यु, अध्वर्यु, ठीक है ना, अध्वर्यु कहा जाता है। अभी ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद सॉरी यजुर्वेद, ये इसकी जो पद्धतियां हैं ना, जैसे आप देखेंगे ऋग्वेद की तरह ही यह भी गद्य एवं पद्य दोनों रूपों में लिखा गया है, दोनों रूपों में लिखा गया है। ठीक है। गद्य एवं पद्य दोनों। बात समझ आ रही कि नहीं? नहीं समझ आ रही? समझो बे। तो और इसके इसके जो है दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? दो ब्राह्मण ग्रंथ।
इसको कुछ ऐसे देख लो, तैतरीय तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ और सतपथ सत सत सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, इसी प्रकार यजुर्वेद का जो उपवेद है, कौन सा वेद है? सामवेद का बताओ तुम लोग। सामवेद का उपवेद कौन, क्या बताया गया था? गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद किसका था भाई? सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद, है ना। और इसका इसका क्या है बताओ, बताइए, नहीं बताओगे? साम यजुर्वेद का उपवेद क्या है? उपवेद धनुर्वेद, 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 धनुर्वेद। ठीक है, सामवेद का, तो हम लोगों ने बात किया था सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, और यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। और सतपथ ब्राह्मण में, जो सतपथ ब्राह्मण है, जो सतपथ ब्राह्मण है, उसमें सिंचाई एवं कृषि से संबंधित सूचना मिलती है। ठीक है, आज क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास सेकेंड डे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।